नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और रिवर्स टॉक में आज फिर हम एक समसामयिक मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत अली खान महमूदाबादी के ऊपर हम कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन साथ में नसीहत भी दी। डॉग व्हिstलिंग एक शब्द का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए। और उसके साथ ही ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्याय की कुर्सी पर राष्ट्रवाद और मुसलमान दोनों क्या कटघरे में हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो इसके बीच में कहाँ पर है। सबसे ज्यादा जिसकी गारंटी सुनिश्चित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती, क्योंकि संविधान के संरक्षण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। भारत वैसे भी, हालांकि देखिए, 59th पोजीशन पे था भारत 200 देशों की सूची में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और उसमें अभी 8 या 9 रैंक का सुधार करते हुए भारत अभी 191 रैंक पे है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिव्यक्ति की का अधिकार या अभिव्यक्ति पे खतरे किस कदर, 8 या 9 रैंक के सुधार के स्तर का तो हमें नहीं दिख रहा है 2024 से 25 के बीच में, लेकिन रैंकिंग यही है। और दूसरी तरफ 25 देशों के 35 देशों के 30 या 33 देशों के सर्वे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का होता है, उसमें भी भारत की रैंकिंग जो है 25 है, जो कि बहुत ही निम्नतम रैंकिंग है। उससे बहुत सारे जो साउथ अफ्रीका और लेबनान जैसे देश जो है वो भी हमसे ऊपर हैं इस मामले में। तो ये भी एक तस्वीर पेश करता है। और अली खान का जो मामला है वो नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर रहे हैं, और प्रोफेसर हैं वो हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के, और वो एक पत्रकार नहीं है। इसके बावजूद उनके साथ जो इस तरह की घटना हुई कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, और उस पोस्ट के कारण उन्हें हरियाणा महिला आयोग के द्वारा नोटिस दिया गया। और वो महिला आयोग जो बड़े से बड़े बलात्कार के अपराधों पर और यौन हिंसा से लेकर महिलाओं से संबंधित तमाम मसलों पर सिलेक्टिव चुप्पी धारण करता है या सिलेक्टिव एक्टिव होता है, वो महिला आयोग जो है फिलहाल जिस तरह से महिला आयोग की फंक्शनिंग है, उन्होंने सोफिया कुरैशी पर जो है अपमानजनक या सेक्सिस्ट टिप्पणी करने के लिए भी उनको नोटिस दिया, उनसे सवाल पूछा, उन्हें अपने यहाँ हाजिर होने के लिए कहा। तो ये अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है, त्रासद बात है। तो ये तो है ही है। और इसके अलावा जो है ये ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उन्हें जमानत देते समय फटकार उनको लगाई और ये कहा कि आज के भारत में आपकी जो टिप्पणी है छिपे तौर पर जो है उसको जो देश की जो देशभक्ति और तमाम जो उस तरह के हैं उस मसले पर वो चोट करती है, उसको करती है। तो ये घटना एक तरह से मुस्लिम पहचान, अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता के प्रति असहमति पर एक बड़ा सवाल उठाती है। और किसी भी नागरिक के आलोचनात्मक राय को जो है वो अपराध के कटघरे में लेकर जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि राष्ट्रवाद बनाम अल्पसंख्यक विचारधारा उसको एक टकराहट के रूप में भी दिखाती है, क्योंकि हम लोग अभी अभी देख रहे हैं कि भाजपा का एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का, वो सेना के ऊपर, सोफिया कुरैशी के ऊपर खास तौर पर उनकी मुस्लिम पहचान और उनकी महिला होने को लेकर के इन दोनों पे सेक्सिस्ट और धार्मिक उसकी टिप्पणी करता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उसे ना पार्टी छोड़ी उसने, ना निकाला गया है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि ये एक दोनों चीजें जो है वो एक साथ चल रही है। अली खान की टिप्पणी कहीं से भी नागरिक जवाबदेही की सीमा
का अतिक्रमण नहीं करती है। उन्होंने वही लिखा है, और बल्कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पढ़ा गया है। उन्होंने कहीं से भी सोफिया कुरैशी के लिए या महिलाओं के द्वारा जो है उस बयान को सेना के तरफ से जो उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उसको लेकर के एक प्रतीक के तौर पर सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया, तब जबकि हम जान रहे हैं कि लगातार मुस्लिमों के खिलाफ तमाम तरह की जो नफरत वाली गतिविधियां हैं वो भी सरकार के द्वारा ही उसको प्रश्रय दी जाती है। मॉब लिंचिंग से लेके तमाम चीजें हैं, और खुद पहलगाम के मसले पर हमने देखा कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछा, और उसको लेकर पोस्टर तक जारी हुए। तो ये अपने आप स्थितियों को स्पष्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी विजय शाह के बजाय जो है फटकार और नसीहत हमने अली खान के लिए देखा, वो भी सुप्रीम कोर्ट से भी। तो आज और अभी उनको जमानत दे दी गई है, लेकिन इसके साथ में अभी भी जो उनकी फेसबुक पोस्ट है उसको एसआईटी के जांच के दायरे में रखा गया है। तो हम बात करते हैं आज इसी पर। हमारे साथ समृद्ध पैनल आज है इस पर बात करने के लिए। हम इस समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस तरह से सरकार के निशाने पर है, किस तरह से फेसबुक पोस्ट जो है तमाम, बल्कि पहलगाम पे पोस्ट करने के लिए एक खबर ये भी है कि 2000 से ज्यादा लोगों को जो है उनको निशाने पे लिया गया, नोटिस दिया गया, या इस तरह की उन पर जो है कार्रवाई हुई है, उनके उस पोस्ट को हटाने से लेके तमाम तरह की। तो ये भी एक जो है तस्वीर का रुख स्पष्ट करता है। तो बहरहाल हम लोग आज चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इरफान जी हैं। इरफान जी राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और वाम राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जाने माने पत्रकार, राजनीतिक संपादक, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और 4PM के मध्य प्रदेश चैप्टर के संपादक। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, और कुछ और मेहमान संभवतः हमें आगे ज्वाइन करें। तो आज की टिप्पणी सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव सर के पास चलते हैं, और यही सवाल है कि क्या अब न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए जज, वो भी राष्ट्रवाद और मुसलमान, इन दोनों को कटघरे में रख करके अपने फैसले देने लगे? आप कहां से जायज मानते हैं जो डॉग विस्लिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए, फटकार और नसीहत देते हुए अली खान को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जमानत दी है? मनोरमा जी, आपको, पैनलिस्टों को, संजीव जी और इरफान जी, और साथ में आपके दर्शकों को फरहान जी जुड़े हैं, उनको भी, सभी को, शाकिब जी बहुत बहुत स्वागत है। फरहान जी आपका भी। सभी को नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने जो की है, हम कोर्ट पे तो क्या टिप्पणी करें, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे हम जो चीजें हैं आज जो देश में चल रहा है, देखिए कहां से निकला, कहां से ये विषय। आप ये जो आपने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बात की, विजय शाह का जो 3.5 मिनट का पूरा वीडियो देश ने देखा है, उन्होंने किस अंदाज में बातें कही थी, क्या उनका मंतव्य था, और उसके बाद सारी चीजें हम देख रहे हैं। उन्होंने बीते सोमवार, यानी अब लगभग 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिन के दौरान यदि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उनको लेकर ये टिप्पणी करे कि गटर छाप भाषा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा मगरमच्छी आंसू, तमाम चीजें हैं, और हाईकोर्ट के कहने पर उनको लेकर एक मुकदमा कायम होता है। इसके बाद जब सत्तारूढ़ दल की जो स्थिति है, सत्तारूढ़ दल जिस तरीके से पेश आता है, हम देख रहे हैं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले में सब ऐसे हो गए हैं कि जैसे कोई यदि कार्रवाई, विजय शाह में ऐसा क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है लगातार कि विजय शाह आखिर ऐसी कौन से सुरखाब के पर है। निश्चित तौर पर वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका अपना एक क्षेत्र में कुछ है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है, वो उनको पार्टी ने दिया ही दिया। और जो अभी जो किया गया इनके द्वारा, तो एक तो वो सवाल है, और फिर मुस्लिम तो अपनी जगह उनकी दोनों टिप्पणी है, वो चाहे वो सेना के खिलाफ हो, सोफिया कुरैशी के खिलाफ हो, वैमनस्यता फैलाने वाली मानी गई। अब इसके बाद जो दूसरा पक्ष है, जिसको आप देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि मध्य प्रदेश पुलिस को वो नहीं समझ में आया था, नहीं देखा था, और फिर इसके बाद जब हाईकोर्ट ने जो एक डायरेक्शन दिए थे, आदेश दिया था, उसके बाद उसको कहना पड़ा कि आपने एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं की है। उनको कहना पड़ा कि हम अपनी निगरानी में जांच कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की, और एसआईटी में ये कहा गया कि आप मध्य प्रदेश कैडर के जो बाहर के आईपीएस हो, जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड है, उनसे जांच कराइए। तो ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन आपने जो कहा, अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि नहीं, जो मोदी जी हैं, अब मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, नहीं एक्शन हो पा रहा है।
मैं उस पर इसलिए मैंने कहा कि चूंकि मध्य प्रदेश का मामला तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, अब तक कुछ नहीं हुआ है। और वो अपने टिप्पणियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके जो बयान है निर्लजता भरे बयान सारे देश ने देखे हैं। और कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी भावनाएं जो हैं उसको मैं उसमें अतिरेक जरूर हुआ, लेकिन भावनाएं मेरी सही थी। यानी कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी ये कहें कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, हम कपड़ों के रंगों से पहचान लेते, ऊपर से जब जो कुछ चल रहा है तो सब तरफ चल रहा है। मैंने जैसे कहा मैं कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया है, उसने जो कहा है। और जिस हम अली खान साहब की बात करते हैं, देश देख तो रहा है, वो जस्टिफाई वो लोग नहीं कर पाए। हमने देखा, हम जो सवाल पूछ रहे हैं लगातार या प्रश्न मीडिया की ओर से, वैकल्पिक मीडिया, गोदी मीडिया तो इन सब विषयों पर बात करना आजकल बंद कर दिया, उसे जो सूट करता है वहां तक वो सीमित रहता है। तो जो वर्डिक्ट आया है उस वर्डिक्ट में हैरानी भी होती है कि आप जिस जो आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर आप कोर्ट का तो कहीं काम है ही नहीं ना ये चीजें कि आप उसको क्लासिफिकेशन करें राष्ट्रवाद। और अब जब हम तो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये जजेस की भाषा क्या हो रही है, खैर वो अलग है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत दुखद प्रकरण है। एक और जो बोलने की आजादी की बार बार बात हो रही है, आपने एक इस तरीके के स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया है कि अब बहुत चिंतन मनन करना पड़ा है। आप अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, आप बोलेंगे तो आप बंद कर दी जाएंगे यदि सरकार को सूट नहीं हो रहा है। ये प्रश्न बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि देखिए उनको जमानत मिल जाना, जिस धाराओं में उन्होंने मुकदमे कायम किए थे, विजय शाह की भी वही धारा है जो धाराएं लगी थी अली खान जी पर, दोनों में लगभग एक आध धारा बल्कि ज्यादा है उन पर, अली खान साहब पर। लेकिन रवैया आप देखते जाइए कि एक अलग जो चश्मा है, चश्मा अलग तरह का है। अगर आप सरकार से जुड़े लोग हैं, सत्ता से जुड़े लोग हैं, तो एक अलग तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, और अगर कहीं आप उसको नहीं सूट करने वाले हैं तो एक अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये जिस मोड़ पर आप ये भी एक विडंबना है कि आप दुनिया के देशों में ये जस्टिफाई करने जा रहे हैं। हमने जो बात देखी ये भी एक बड़ी विशेष बात है। आपने जो कहा मुसलमान और आपने दोनों को क्लासिफाई किया, यहाँ जो संसदीय दल हमारे जा रहे हैं अलग अलग दुनिया के देशों में, पूरा का पूरा फोकस्ड कहाँ है? मुस्लिम्स पर है। वो उन मुस्लिम्स पे जिनको कि बीते 11 सालों से देश में किस तरीके से विवादास्पद बनाना या किस तरीके से उनपे शंकाएं उनके प्रति जताना या पैदा करना, एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, आप उन्हीं की शरण में। और सब कुछ सारा कुछ स्पष्ट है, लेकिन वही है कि आपका अपना जो एजेंडा है वो एजेंडा चलाने के लिए कहां तक जा रहे हैं। और अब मैंने कहा कि टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्हें लेकर जनता के मन में तो जरूर दुविधाएं बनी हुई हैं। उनकी तरफ से जो चीजें निकलती हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं वो शंकित बने होंगे। जी इरफान जी, आपके पास सब आ रहे हैं। एक तरह से जो उन्होंने टिप्पणी की है, आपको उसमें डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। डॉग विस्लिंग शब्द का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहना, अप्रत्यक्ष रूप से किसी खास विचारधारा और उसको लेकर के भड़काना, उकसाना और किसी जिसके पक्ष में आप बात करें उस नैरेटिव को सामने रखना। ये क्या आपको लगा अली खान की टिप्पणी में ऐसी कोई बात थी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को समझ में आई जमानत देते वक्त? नमस्कार। हम हटा देते हैं, हम पूर्वाग्रह को हटा देते हैं, धर्म को बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक कुछ लोग कहते हैं, आमतौर से लोग बात करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। हम अभी सर्च का बात सुन रहे थे और पूरे जो देश की हालात है उसको देख रहे। देखिए, एक बात पे ये 11-12 सालों के अंदर ये देश के अंदर में जो मिजाज बदला है, हम उसको जब तक नहीं ग्रास रूट पर एकदम निचले स्तर पर देखेंगे, जब तक ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी। अब वो भारत नहीं है जो भारत का कल्पना हम लोगों ने किया था। वो भारत किसी न किसी रूप से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू
को देखकर आप समझ सकते हैं तो कौन सा भारत है। यहाँ डेमोक्रेसी की बात करना, आजादी की बात करना, आजादी के साथ बोलना और दुनिया के मापदंड पर पत्रकारों का कितना सूचकांक या क्या क्या कहती हैं आप लोग, बड़ा टेक्निकल भाषा आप लोग का होता है, वो कितना है, कितना आजादी है, ये सब मामला। इरफान जी बोला मैंने ना कि भारत ने 8 या 9 रैंक का सुधार किया है। 159 रैंक, तो आपको वो सुधार 1 साल 24 से 25 में क्या आपको दिखा समाज में या अपने परिवेश में? वो रैंक देखते रहिए। देखिए मुझको सबसे बड़ी बात है, हम वहां से छोड़ना चाहते हैं। हम लोग 90 के अंदर में जब दिल्ली के अंदर में बात किया करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो चुकी थी और प्रमोद महाजन उनके नेता थे, बड़े नेता थे और वो इजराइल गए हुए थे। तो उसी वक्त हम लोगों ने एक रपट तैयार किया था और वो रपट में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये बताया था, तो अब भारत इजराइल की ओर चल चुका है और वो चीजें धीरे 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 देखते देखते आज हम लोग हूबहू चीज जो इजराइल में हो रहा है वो भारत में हो रहा है। तो आप उसका मापदंड क्या देखिएगा? अमेरिका आज जाके पश्चिम एशिया में संधि करता है और उसी के सामने बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे के ऊपर बारूद गिर रहा है, बच्चों के ऊपर ये, और सबसे ज्यादा मानव की रक्षा करने वाला अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, इजराइल है। अब बताइए जो लाखों लाख लोगों को कत्ल कर दे और वही मानवता का रखवाला हो, तो उनके ही छोटे भाई हैं मोदी जी। जबकि तो 2 दिन से इरफान जी आपने भी देखा गजा में बच्चों को तुरंत अगर वही मैं कह रहा हूँ। तो ये प्रोफेसर साहब जज्बात में आए होंगे, ईमान इनका जागा होगा, पोस्ट पर लिख दिए। तो जज्बात और ईमान जागता हुआ रहेगा तो ऐसे ऐसे मुसलमानों के ऊपर प्रहार होता हुआ रहेगा और ये सिलसिला चलेगा बहुत तेज रफ्तार में। इसमें कोई हिंदू इस मुल्क का कुछ भी बोलेगा तो उस जायज है, और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कुछ भी बोलेंगे तो वो देशद्रोही होंगे। और ये सिर्फ आम आदमी के बीच में नहीं है, अब तो प्रशासनों में देखा जा रहा है। आप कह रही हैं सरकार है तो जज साहब ने डांटा, अरे डांटता किसको है? देखिए सिन्हा कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पिताजी टीचर थे, तो हम रंगदारी करते थे उस जगह पर, तो मेरी रंगदारी जायज हो गई और 100 साल के बाद किताब में हमको बड़का नेता घोषित कर दिया। उसी तरह से जो बड़े लोग हैं, बड़ी चीजें हैं, उनका बड़ा फलसफा यहाँ चल रहा है तो उनकी सारी बुराई अब जायज नजर आएगी। ये तो लगातार मोब लिंचिंग चल रहा है इस मुल्क के अंदर में, ये कौन नहीं जान रहा है। सारे लोग आज ही बहस के अंदर में उन्होंने ये दर्शाया न, तो भाई वक्फ के अंदर में बाबरी मस्जिद में सारा तर्क को मान लिया तो ये बाबरी मस्जिद का जमीन है, लेकिन उसके बाद भी वो दे दिया उसके जगह पर, इसको ले लिया। ये क्या दर्शाता है? ये तो उसी समय बता दिया। तो आप जो भी तर्क ले आइए, जो कुछ भी कर लीजिए, मंदिर वहीं बनेगा जहां हम चाहते हैं। तो भाई अब ये है सवाल, तो वक्फ का सवाल है, तो वक्फ का सवाल है तो वक्फ का कानून वो वैसे ही रहेगा। लाख दलीलें दे, तुम दलीलें लाख दो, फिर भी यही बोलूंगा मैं, एक मत का पाठ बच्चों को पढ़ाना जुर्म है। ये मेरी बोली हो सकती है, लेकिन उनकी बोली है एक ही मत का पाठ पढ़ना चाहिए। दूसरे मत का पाठ जो भी पढ़ेगा वो सूली पर चढ़ेगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और आज उसी श्रेणी में देखिए क्या बात है,
पूरे देश के अंदर में युद्ध जब होता है एक दूसरे कंट्री के अंदर में, तो सारे लोग हम लोग एक साथ खड़े हो गए। मेरी ईमानदारी नहीं है, सरकार के साथ हमारी ईमानदारी है, तब तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हम लोग तमाम पार्टी एक साथ हुए। लेकिन जैसे युद्ध किसी कारण से भी बंद हुआ या बंद कराया गया या स्थगित कराया गया, जो बात आप कह लीजिए, उसके बाद सरकार को ये कर्तव्य है कि नहीं कि जनता को, यहाँ की पार्टियों को उसका जवाब दे। लेकिन जब जवाब पूछा जा रहा है तो गद्दार हो जा रहे हैं, आतंकवाद हो के खड़ा कर रहे हैं, पाकिस्तान भक्त हो जा रहे हैं। ये कौन सा बात है? आप जाके पश्चिम एशिया में रसगुल्ला खा रहे हैं तो अच्छा है, और हम जाके टीका लगा ले रहे हैं तो देशद्रोही कैसे हो गए? तो ये एक सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी मूल तौर से संवैधानिक ढांचा को, संविधान को बर्बाद करना चाह रही है। और जितने भी अभी तक कानून व्यवस्था बनाने का या कोई संशोधन करने का बिल आ रहा है, उसमें आप मूल तौर से देखिएगा तो उसके अंदर जब आप घुसेंगे तो आप देखेंगे तो पूरा कानून की धज्जी उड़ाया जा रहा है। और जो मूलभूत कानून का जो अधिकार है, नागरिक अधिकार है, उसको छिन भिन करने की साजिश है। और यही कारण है। तो अब जज साहब भी कह रहे हैं तो भाई दलित के लोगों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए ऊंचों पदों पर। यही कहा करते थे यहाँ बिहार के अंदर में माननीय केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, दलितों को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? तो वो तो बड़े आदमी हो गए हैं और उसके कारण उन्होंने अभियान चलाया। आज उसी चीज को जज साहब बोल रहे हैं। जज साहब यानी कि मोहर उनकी बात पर लगा रहे हैं। अब ये संघ का पुराना एजेंडा है, तो दलितों को आरक्षण से भगाओ, हटाओ। उसी किस्म से मुसलमानों को बंच ऑफ थॉट में ही लिख दिया है। तो ये हमको बर्दाश्त नहीं है यहाँ के मुसलमान। तो भाई इतनी बड़ी आबादी है, एक बैग तो परमाणु बम मारेंगे नहीं, तो कुछ प्रोफेसर को तंग करेंगे, कुछ टीचर को तंग करेंगे, कुछ हमरे जैसा मुर्गा पकड़ा जाएगा तो हम लोग को भी जेल में बंद कर देंगे। आप लोग जैसे कुछ पत्रकार मिल जाएंगे उनको बंद कर देंगे। मिला जुला कर ऐसा टांडो करेंगे तो हरे बाबा हरे राम करने स्टार्ट कर दे। और जो बेचारे सफेद पोश है वो कहेंगे राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, वो कह के अपना खाते रहेंगे शाहनवाज हुसैन जैसे लोग। तो वो बता राम राम करके खाएंगे। अब हम लोगों को सूली मिलेगा गांधी जी जैसा, ईसा मसीह जैसा। तो ये देश अब दूसरे जो चरण में जा रहा है, तीसरे चरण में बीजेपी का पहला चरण अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा चरण नरेंद्र मोदी का संपूर्ण बहुमत, और तीसरा चरण जो है बिना बहुमत के भयानक तांडो। और ये उसके राह में चल रहा है। वो अपनी ताकत, अपनी जनता की ताकत बता रही है। तो कोई भी पार्टी मेरे साथ आ जाए, मेरी ताकत जितना भी कमजोर हो जाए, मेरा एजेंडा यानी कि संघ का एजेंडा चलेगा। और माननीय नीतीश कुमार का मैं एक दिन बात सुन रहा था तो वो खुला हुआ बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी को संघ ने बनाया है अपने एजेंडा को फिक्स करने के लिए, और वो एजेंडा भारतीय जनता के सामने साबित है। तो वो एजेंडा क्या करना चाहते हैं? तो जब ये चीज साबित है तो उसमें सेकुलरिज्म और उसमें धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र देखना हमारे अब आपके समय को बर्बाद करना है। ये तो वो फिक्स कर चुके हैं तो हमको ये करना है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको भला लगे ना लगे, जो कुछ करे, मैं अपना काम करूंगा, आप चिल्लाते रहिए। हमको ऐसी डेमोक्रेसी जो नेहरू और गांधी ने, जो अंबेडकर ने दिया है, ये डेमोक्रेसी हमको पसंद नहीं है। हम चलाएंगे धर्म के आधार पर। और इसीलिए इनको अरब के राजशाही लोग पसंद आते हैं, हीरा मोती इनको देते हैं। तो जैसे अरब वाले गैर डेमोक्रेटिक मुसलमान हैं, जैसे यूएई वाले गैर डेमोक्रेटिक मुसलमान हैं, इनको वो पसंद आते हैं। जैसे इजराइल
गैर मानवतावादी है, वो ये इनको पसंद आते हैं। जैसे अमेरिका धोखाबाज करने वाला पॉलिटिक्स करता है, वो इनको पसंद आते हैं। तो ये एक पूरे दुनिया के अंदर में गैर इंसानियत को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनका एक जमात खड़ा हो रहा है। और उसका भारत के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय, वो कुछ नहीं है। उनके पीछे जो राजनीति है वो आरएसएस का है, यानी कि हिटलर और मसोलनी का पॉलिटिक्स चलाया जा रहा है। किसी वक्त भी आपको युद्ध में ढकेल सकते हैं, किसी वक्त देश के अंदर में दंगा करवा सकते हैं, किसी वक्त देश के अंदर में दिवालिया निकाल सकते हैं। अब बताइए, तो पूरा जनता चिल्ला रहा है और उनको इस चीज का खबर नहीं है। अरे उनके, अब इतने ही सब बात कीजिए ना, आप छोटी सी बात कीजिए। उनके विदेश मंत्री कहते हैं तो हम पाकिस्तान को कह के स्ट्राइक किया, यानी कि हमला किया। तो इतनी बड़ी बात तो कह गए, अब यहाँ उस पर चर्चा नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर चर्चा है। बताइए, दिवालियापन नहीं है कि तो हम लोगों का क्या है? हम लोग बैठे हुए हैं वो बेचारे प्रोफेसर साहब को, अली साहब को बचाने के लिए, उनके पक्ष में बोलने के लिए। अरे जहां सरेआम उनका मंत्री खुल के बोल रहा है तो हम ऐसा काम किया, और उस चीज को यहाँ एजेंडा नहीं बन रहा, वो यहाँ पे एजेंडा कौन बन रहा है? तो भाई वो फौज के अंदर में वो महिला है, उसको मुसलमान कह दिया गया, उसको आतंकी का। भाई अरे ये कह दिया, इतना ही तो कम किया। अब तक तो उसको क्या क्या कर देना चाहिए था। इसलिए डेमोक्रेसी यहाँ बहुत कमजोर हो चुका है। अब ये है तो उसका स्वरूप कैसे हम लोग देखेंगे आगे, इस पर हम लोग को सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए, हमें इसमें हेमंत जी ने ज्वाइन किया। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है, हम हेमंत जी के पास ही अगली टिप्पणी, या आप तब तक अगर अब बातचीत कर रहे हो तो मैं फराह से साकिब जी से लेती हूँ अगली टिप्पणी। साकिब, हाँ, पहले हेमंत सर से लीजिए, मैं जरा उनको सुन लूं फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, लेकिन वो बातचीत में व्यस्त है तो मैं आती हूँ। फैज अहमद फैज की एक नज्म है, निसार तेरी गलियों में वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जब कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्म जां बचा के चले। आज की इस डिबेट के लिए फैज अहमद फैज की ये नज्म है मेरी तरफ से। और हेमंत सर लगता है फोन पे ही रहेंगे, आप पूछिए मुझसे जो पूछना चाहती हैं, पूछिए मुझसे। बिल्कुल, देखिए, ऐसे नहीं था 2000, मतलब 90 के दौर को हम लोग जब याद करते हैं तो ये है कि आप देखिए, उस दौर में ही बाबरी मस्जिद का जो है विध्वंस हुआ था, और 1992 में, और उसके बाद से उसको एक प्रस्थान बिंदु की तरह से माना जा सकता है, जो कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स को लेकर के एक नया चैप्टर 1947 के बाद जो था 60-70 में डेवलपमेंट की तरफ आया था। और ये, लेकिन फिर भी ऐसा था कि उस दौर में जो एक इस्लामोफोबिया का दौर शुरू हुआ था पहले पूरी दुनिया में। 9/11 की घटना हुई और ये सब हुई, भारत में बाबरी मस्जिद हुआ 2001, उसके बाद से जो है इस्लामोफोबिया का। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहर इस तरह से नहीं फैला था जैसा कि जहर अभी। अब तो ऐसा लग रहा है कि उस समय स्पष्टीकरण शाहरुख खान ने 2010 की फिल्म में दिया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये कहा था। अभी बिल्कुल जैसे है कि आप सरनेम इस तरह से अगर अदालतें जो है बात कर रही है और ये कह रही हैं कि अभी तो चुनौती है कि ये फिल्म बना लें और यहाँ से पास करा कर दिखा दें, पास करा ले। हाँ, यही बात है। तो जबकि अब देखिए 2010 की फिल्म है और कम से कम उसका काउंटर दिया ना, उस दौर ने काउंटर दिया उसका कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को दिया, भारत के मुसलमान ने दिया। शाहरुख खान उसका चेहरा थे। आज शाहरुख खान तमाम तरह की फिल्में बन रही पब्लिसिटी स्टंट के, क्या वो एक जागरूक आदमी नहीं है? वो क्या प्रतिक्रिया देना नहीं जानते हैं? क्या उनके पास किसी बात की कमी है? लेकिन कुछ तो है जो वो चुप्पी लगाते हैं। यानी कि अब एक ही सर, ठीक है, खान छोड़ दीजिए, तमाम सरनेम, कुरैशी हो, खान हो,
जो भी जितने भी सरनेम होते हैं, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। अदालत उनको नसीहत देने लगती है, और विजय शाह है तो कुछ भी, कंगना रनावत कुछ भी बोलते हैं, और आपके निशिकांत दुबे बोलते ही जाएं लेकिन कुछ नहीं होता है, गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की इस पोस्ट में आज उनको इंटरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन जज साहब ने उस पोस्ट में ऐसा क्या देखा है कि उनको एसआईटी बिठानी पड़ रही है? मतलब आप सोचिए कि हम किस दौर में, और अभी भी उनकी पोस्ट एसआईटी निगरानी के दायरे में है। ऐसा क्या है उसमें भाई? मैंने तो, मेरी दोस्त ने उस दिन लिखा था यहाँ पर, जो पैनलिस्ट बन के सबसे पहली टिप्पणी थी उनकी, कि 2 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, 2 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है सेना, मतलब कि मोदी सरकार के द्वारा सेना की 2 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है। भले इससे को संदेश पॉजिटिव सकारात्मक है तो अलग बात है, लेकिन इसका राजनीतिकरण तो किया गया था। प्रोफेसर महमूद अली खान महमूदाबाद पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक और बात है जो शायद हमारी और आपकी नजरों से ओझल है, क्योंकि वो मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। हम नागपुर में एक कार्यक्रम होता है, वीरा साथी वीरा, जो एक नाट्यकर्मी है, अभिनेता है, उनकी स्मृति में व्याख्यान होता है। उनकी पत्नी पुष्पा साथी वीरा वो आयोजन करती हैं, और समता कला मंच के बैनर से वो आयोजन होता है। और उस आयोजन में फैज अहमद फैज की वो नज्म, जो मुझे लगता है दक्षिण एशिया में प्रतिरोध की सबसे मजबूत हस्ताक्षर नज्म है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो पढ़ी जाती है। और कोई टुच्चा जो है वो 50 रुपये का गमछा टांग करके चला जाता है थाना में, और देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है उनके ऊपर में। और वही तमाम धाराएं जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर लगाई गई हैं, 196, 197, 152, ये तमाम धाराएं जो है वो इन आयोजकों पर लगाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने फैज अहमद फैज की नज्म पढ़ी है। आप हम क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आप ये कहिए कि अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आप किसी को गाली बकने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर आप सत्ता के खिलाफ हैं तो आप अपनी मर्जी से एक नज्म नहीं पढ़ सकते जो आपकी पसंदीदा नज्म है। इस नज्म का अपना एक इतिहास है, इस नज्म की अपनी एक विरासत है। जुल्फिकार अली भुट्टो की तानाशाही के खिलाफ फैज अहमद फैज ने लिखा, और उसके बाद इकबाल बानो का वो प्रकरण पूरी दुनिया जानती है उसको, कि जब उन्होंने काली साड़ी पहन करके वो नज्म पढ़ी थी तो पाकिस्तान में क्या रेवोल्यूशन हुआ था। ये दक्षिण एशिया की, मुझे लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम जो देश हैं, प्रतिरोध की अगर कोई सबसे मजबूत नज्म है और जो है वो ये है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और ये मेहनतकश मजदूरों को समर्पित ये नज्म है, उन तमाम तानाशाहों के खिलाफ ये नज्म है जो सत्ता के अहंकार में जो है आम गरीब जनता का दमन करते हैं। और आप जो है उस नज्म के पढ़ने पर आप देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं। ये अंदाजा लगाइए मनोरमा जी, हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। आज मेरी दुकान पर मेरे 4-5 मित्र रोज आते हैं, सामने उनकी कोचिंग है, क्लासेस ऑफ होती हैं, फिर वो लोग मेरे पास आते हैं, और हमारा ये डेली का रूटीन है कि हम लोग बैठ के शाम की चाय एक साथ पीते हैं। हमारे दुकान के सामने बहुत बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। तो एक साथी आज मुझसे कह रहे थे कि शकीब भाई, हमको आपको देख करके बहुत डर लगता है, क्योंकि आने वाले दिन में अगर 2025 में भाजपा की सरकार आ गई, 2025 में अगर भाजपा की सरकार आ गई बिहार में, तो कम से कम आप जो है आप टांग दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो फिर भी बच जाएंगे, थोड़ा एहतियात रखते हैं, लेकिन आप क्रांतिकारी आदमी हैं, आप टांग दिए जाएंगे। मैंने कहा चलो यार, हम लोग तो जान हथेली पर लेके चलते हैं, है ना। लब कुशाई से जमाने में नहीं डरना था, उम्र भर हमने किया क्या क्या करना था, वक्त लाजिम है मगर ए दिले बर्बाद तुझे, जिस्म की मौत से पहले तो नहीं मरना था। हम लोग तो ये मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए अब माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, घर में एक पत्नी है, उसको भी मैंने समझा रखा है पहले ही दिन से कि भाई देखो, किसी भी दिन हम टंग जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। तो ये मैं फील करता हूँ इस चीज को मनोरमा जी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि हम किस दौर में जी रहे हैं। और क्या यही भारत था जिसके लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए? क्या यही भारत था जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दे दी? क्या यही भारत था जिसके लिए अशफाक और बिस्मिल ने कुर्बानी दे दी? क्या इसी भारत का सपना देखा था उन लोगों ने कि उनकी जो है, उनके आने, मतलब एक सदी हम पूरा नहीं कर पाएंगे अपनी आजादी को। 75-78वां वर्ष चल रहा है, 100 साल पूरे नहीं हुए हैं।
और हम अंग्रेजों से लड़ करके उनको भगा देंगे और फिर हम एक ऐसी विचारधारा के अधीन हो जाएंगे, उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे कि हमारा लिखना बोलना उस पर पाबंदी हो जाएगी और न्यायपालिका का ये रुख रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अली खान महमूदाबाद की उस पोस्ट में ऐसा क्या है जिसकी जांच एसआईटी करेगी। क्या इस देश में, और विजय शाह को लेकर के भी एसआईटी बना दिया आपने, तो उसको एक पासिंग पैसेज दे दिया है, गिरफ्तारी पर आपने रोक लगा दिया। 28 मई तक आपने कहा कि रिपोर्ट जमा की, तब तक तो वो आराम से छुट्टा घूम रहा है। उनके खिलाफ हरियाणा और पुलिस का ये मोहतरमा जिन्होंने केस करवाया है, मोहतरमा रेणु भाटिया जी, इनसे लाख लोग सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे कोई 2 लाइन बता दीजिए जिसमें आपत्तिजनक है, तो ये आए बाएं बोलती हैं कि अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी मैं सुन नहीं रही हूँ, अभी ईयरफोन ढीला हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो वी के राजू, क्या पता, वो हरियाणा के साइड से जो खड़े हुए थे, उनसे भी जज साहब ने सवाल किया, वो भी नहीं बता पाए, कह रहे कि मुझे पिटीशन देखना पड़ेगा। आप हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से, और आप कह रहे हैं एक सवाल के जवाब में आप कह रहे हैं कि हमको पिटीशन देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आपत्तिजनक है। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, आपने कोई होमवर्क ही नहीं किया है। तो सवाल ये है, और कमाल ये है कि देखिए तमाम शर्तें लगा दी हैं। उनकी पत्नी जो है वो एकदम, उनकी प्रेगनेंसी का पीक टाइम है, किसी भी टाइम उनको जो है लेबर पेन हो सकता है, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है, तो डॉक्टर की जरूरत है, उनको केयर की जरूरत है। और आपने उनको जो है आज जमानत तो खैर दे दिया, चलिए ठीक है, लेकिन आपने शर्तें कौन सी लगा दी? पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब वांटेड क्रिमिनल है अली खान महमूदाबाद को, आप क्या मान रहे हैं? मतलब पासपोर्ट सरेंडर करने का क्या मतलब है? नीरव मोदी या ये सब हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, उनका तो पासपोर्ट कभी सरेंडर हुआ नहीं। और आपने क्या कहा है? बयान नहीं देना है, भाषण नहीं देना है, लिखना नहीं है। वो लगातार कॉलम लिखते हैं, कॉलम लिखना उनका बंद हो गया। और उसके बाद जो बच्चे, जो अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र, जो प्रोफेसर उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं, उनको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम उनसे भी निपटना जानते हैं। मतलब क्या ही इतना बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। और कौन सी ऐसी बात है? मतलब एक जो बुनियादी राजनीतिक समझ रखने वाला एक व्यक्ति, अलबत्ता क्राइम उनका ये, अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगी, मैं उनका जुर्म ये मानता हूं कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है जी कि ये हिपोक्रेसी है जी, और सरकार का पूर्वाग्रह साफ, ऑब्वियसली यही उनका क्राइम है। और उनका नाम अली खान महमूदाबाद, ये उनका क्राइम है। मीडिया ने चला दिया कि भाई उनके दो दादा थे, वो तो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा वाले सरकार बना सकते हैं, लेकिन इनके दादा मुस्लिम लीग के फाउंडर थे और उनको फंडिंग करते थे, इसलिए ये देशद्रोही है। ये कोई नहीं बता रहा कि इनके नाना अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो इनके नाना विदेश सचिव हुआ करते थे जी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के नाना जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तो वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो आज विक्रम मिश्री जहां बैठे हैं। ये नहीं बता रहा मीडिया। तो ये परिवार की पूरी लीगेसी मनोरमा जी, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप देखेंगी, आपने जो जिस दौर से आपने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है 9/11 के बाद से लेकर के आज तक, फिर बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से लेकर के, एक दौर था जब इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के नाम पे गिरफ्तारियां होती थी और एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती थी। वहां कहीं बम धमाका हो गया, 8-10 लड़के उठा लिए गए, बाद में 10 साल 12 साल 14 साल के बाद वो लड़के बाइज्जत बरी हुए। सैकड़ों लड़के हैं ऐसे जो बाइज्जत बरी कर दिए गए कोर्ट से 15-15 साल जेल में बिताने के बाद। उन लड़कों को आप देखिए, वो तमाम जो है सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी के क्रीम लड़के हुआ करते थे, जो हाईली क्वालिफाइड लड़के हुआ करते थे। वो एमटेक के स्टूडेंट थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे, एमफिल के स्टूडेंट थे। और उसके बाद आप फिर एक सिलसिला आप देख लीजिए, जो गरीब मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसकी तो लिंचिंग हो जाती है, उसको तो मार ही डालते हैं ये लोग घेर करके। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है, जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंसर है, उसको डराते हैं क्योंकि उससे उनको लगता है कि ये 100-50 लोगों को तैयार कर देगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की फैमिली की जो लिगेसी है, उससे उनको ये इस बात का डर है कि इस परिवार के इन्फ्लुएंस से 100 परिवार पढ़ना लिखना सीख जाएगा। और ये आर्थिक रूप से इतने सक्षम है कि 10-20 लड़कों को जो ड्रॉप आउट होंगे उनको ये व्यक्ति पढ़ा लिखा सकता है। आप देखिए शर्जील इमाम को देखिए, उमर खालिद को देखिए, ये जो भी लोग अभी जेल में हैं, इस सरकार के दमन का जो शिकार हो रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो बहुत क्रीम है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है उन्होंने। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद दमिश्क से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, वो किंग्स कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। मतलब एक शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है उनका।
और उनके बाद पूरे परिवार का। मैं इसलिए तो कर भाई, जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में विदेश सचिव रहा हो, जिस परिवार का एक पूरा एक रजवाड़े का परिवार रहा हो, महमूदाबाद की रियासत के राजा रहा हो जिसका परिवार, जाहिर सी बात है उस परिवार की एक लीगेसी है अपनी, वो एक बड़ी वर्ग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और देख लीजिए आप ये अभी और जो गरीब मजदूर मुसलमान है उसको पीट के ये मार डालते हैं। अभी छपरा में देख लीजिए आप, 10 या 11 मई को लिंचिंग हुई है उसकी निराल कुरैशी की, है ना। अभी ये सराय रंजन जो विजय चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां उस विधानसभा क्षेत्र में एक सजलूम कुरैशी नाम का एक व्यक्ति है, खस्सी बेचने का, बकरी बेचने का कारोबार करता है, उसको पीट दिया लौंडों ने। वो तो बेचारा बच गया, घायल हुआ, अस्पताल गया, उसके अस्पताल में जो है डॉक्टर ने इलाज किया। मेरी बात हुई उस परिवार से, कुछ पैसे की तंगी थी तो मैंने उसको भी पूरा करवाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जो गरीब लोग हैं उसको तो मार डालते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर हैं उसको जेल में ले जाकर के डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि पजामा सीधा रखो नहीं तो फिर ये कर देंगे। ये है असल। चलिए हेमंत जी के पास बिल्कुल मैं इस घटना का जिक्र भी करने वाले थे हेमंत जी से कि बिहार में अभी जो हाल की जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई वो भी इसी तरह का जो है मुस्लिम के प्रति जो नफरत की भावना है वो उससे इस तरह का। और ये अभी आपको क्या लग रहा है हेमंत जी कि इसमें लगातार ये तमाम घटनाएं हम देख रहे हैं और ये नैरेटिव के स्तर पर और भीतरी तौर पर जो सिस्टम काम कर रहा है मुस्लिम के अगेंस्ट में, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल मुसलमान है उसको किस तरह से टारगेट किया जाना है। हम जेल में भी वैसे ही लोगों को देख रहे हैं जो पत्रकार रहे हैं या इस तरह का, जो अभी उमर खालिद का नाम लिया ही इन्होंने, और तमाम पत्रकार, एक और नाम जो लिया आप, सर्जिल इमाम, ये दोनों किस तरह से कितने ब्रिलियंट दोनों लड़के रहे हैं, ये दोनों जेल में। तो सिर्फ यही करने से ये सच है अब हो चुका है। तो जो काउंटर वो है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि यही एक अभी के समय में सबसे कारगर उपाय हो सकता है? जैसे इन्होंने 2-2, 3-3 केस किए अली खान के ऊपर, तो वैसे ही दूसरे साइड से दूसरा जो नागरिक समाज बहुत बड़े स्तर पर इनके सपोर्ट में आया है, तमाम उसको उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है। जो भी संगठन, लोग, इंडिविजुअली भी, सब उनके उस स्टैंड से इसमें साथ है। तो ये ज्यादा जरूरी आपको कारगर लग रहा है कि काउंटर जो है इस तरह के मुकदमे, केस लगातार जहां भी इस तरह का मामला दिखे, अब वही एक उपाय बचा रह गया है। अब देखते हैं कि अदालतें उस पर क्या करती हैं, चाहे विजय शाह का मामला हो, चाहे निशिकांत दुबे का मामला हो। अगर कोई इस तरह का होता है तो इसका कारगर उपाय अब आपको यही नजर आ रहा है इस पूरी व्यवस्था में, क्योंकि हमें इसी में रास्ता तलाश करना है। जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो पूरा वक्त है उसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो पूरा स्टेट है वो उसकी भूमिका बिल्कुल एक तरह से पक्षपाती हो गई हुई है। वह पक्षपात कर रहा है, वह न्याय के साथ नहीं है, वो अन्याय के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका मकसद ये है कि लोग खास करके मुसलमानों को और उन लोगों को भी जो सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार से बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं, उन लोगों को ये बताना है कि आप ठीक रहिए और नहीं तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, आप ठीक रहिए नहीं तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक कर दिया जाएगा वाला मामला है कि तुम्हारा दोस्त है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम इस मुल्क में रह रहे हो तो हमारे रहमो करम पर हो और तुमको बस खाना पीना है और बस, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब मत। ये डेमोक्रेसी, न्याय और अपनी हैसियत, अपनी अथॉरिटी, इन चीज़ों की बात नहीं करनी है। तुमको लिखना पढ़ना नहीं है, तुमको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं ठेठ शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जो हम लोग रोज झेल रहे हैं ये यही है। अन्यथा और दूसरी बात ये है कि इन तमाम चीज़ों ने जो अभी जो घटित हो रहा है और खास करके प्रोफेसर महमूदाबाद वाला मामला जो है उसने तो ये साबित किया है कि सचमुच कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह की जो जोड़ी जिसको लेकर के सामने आए वो पाखंड ही है इस सरकार का और कुछ नहीं है। अन्यथा
अगर वो पाखंड नहीं रहता तो देश में जो आप हिंदू मुस्लिम एकता की जो तस्वीर दिखा रहे थे वो देश में दिखनी चाहिए थी। देश में तो बिल्कुल इसके उलट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहा है। तो वो जो तस्वीर थी तो उसको क्यों न माना जाए कि वह पाखंड था। और वह पाखंड इतना इस स्तर पर चला गया हुआ है कि एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जो होता है वो स्टेट का हिस्सा, वो स्टेट ही होता है। वो मवाली मंत्री जो मध्य प्रदेश का है वो इस तरह से गुंडागर्दी की भाषा बोलता है और उसके खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के हाथ बंधे रह जाते हैं, पुलिस की घिग्गी बंदी रह जाती है और कुछ करती नहीं है। कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है, तरह तरह के बहुत ही हार्श कमेंट करने पड़ते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जमानत दे देता है, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसमें SIT बन जाता है और उनको कहा था कि पासपोर्ट अपना जमा कर दीजिए और भारत पाकिस्तान संबंधों पर आपको कुछ लिखना नहीं है। अजीब सी हरकत है भाई। आप पूरा FIR तो पढ़ लीजिए कम से कम कि उस FIR में क्या है, क्या FIR कानून की नज़र में वो टिकने वाला है क्या। उनका जो पूरा पोस्ट है उस पोस्ट को पढ़ लीजिए आप, उसमें क्या है आपत्तिजनक। वो तो हम लोग रोज इस तरह का लिख रहे हैं, हर रोज हम सवाल कर रहे हैं कि जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बहुत वाहवाही कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग जिनको हम लोग जानते हैं, हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं या नहीं भी हैं, फिर भी जानते हैं कि वो घोर नफरती लोग हैं, लेकिन वो कर्नल कुरैशी के मसले पर बहुत उछल रहे थे। देखो कर्नल कुरैशी को, और लेकिन उनका रवैया कितना आपत्तिजनक था। वो अगर कोई मुसलमान अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो ये जो संघी चिंटू है ये क्या कहते हैं, देखो ये हमारा मुल्ला है। अरे हम अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कुछ भी कर लें, हम उल्टा लटक जाएं, हम पानी में कूद जाएं, हम आसमान से छलांग लगा दें, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। हम तुमको हर वक्त एहसास दिलाएंगे कि तुम मुसलमान हो। तभी तो ऐसे लोगों की जुबान से ये बात निकलती है कि हमारा मुल्ला है ये। अरे तुम ये जो लोगों की भावना है उसमें आप उसका जो मजाक बनाते हैं, इसका मतलब क्या है। और इसी तर्ज पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां हैं, आप जो कोर्ट हैं, उनका रवैया बहुत ही निराशाजनक दिखाई देता है। इस मामले में मुझे लगता है कि सुओ मोटो कोर्ट को कहना चाहिए था कि ये FIR निरस्त की जाती है। मुझे लगता ये कहने वाली बात थी वहां, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप तो सवाल उठता है कि ये आखिरकार क्यों हो रहा है। जो सरकार लगातार दिन रात, और उनकी पार्टी, उनके समर्थक आधार, संघ के लोग, बजरंगी हुड़दंगी जितने हैं, वो दिन रात जो इस तरह का जो एक नफरत का माहौल बनाते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। यह जो पूरा जो पूरा प्रचलन चला हुआ है, वो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है इस तरह की चीज़ों से उसको। तो मैंने जो कहा कि जो पूरा जो पाखंड जो प्रोफेसर महमूदाबाद ने भी अपने इसमें लिखा है कि तब अगर ऐसा नहीं है तो ये पाखंड है, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल्कुल यह पाखंड है। अगर पाखंड नहीं होता तो आपको इस देश में कुछ दूसरा कुछ नजर आता। तब यहाँ सब लोग जो आप मैसेजिंग कर रहे थे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमारा चेहरा हमारे साथ, एक मुसलमान महिला, एक हिंदू महिला, और दोनों जो देश के लिए देश का पक्ष रख रही है दुनिया के सामने में, देश के सामने में। तो ये जो जुगलबंदी थी यह तो नीचे भी नजर आनी चाहिए थी, लेकिन इस जुगलबंदी के खिलाफ आप देश में युद्ध छेड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो सीज फायर हो गया, लेकिन देश में आपने एक नए किस्म का युद्ध छेड़ रखा है। उसमें आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। तो ये अपने आप में खतरनाक है।
और जो एजेंडा जो सरकार का है वो उस एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि जो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जो जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, कांग्रेस के बारे में जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसमें निशिकांत दुबे जैसा जो ये लुहेरा आदमी है, वो इस तरह का जो ट्वीट करके आज वो गए हैं, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है। अनुराग ठाकुर भी वो भी है उसमें शामिल। तो आप बताइए कि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर के भारत की कौन सी तस्वीर पेश करेंगे, कौन सा पक्ष रखेंगे? जो अपने यहाँ के बारे में जिस तरह की बातें लिख रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं, तो ऐसे लोग तो भारत का मजाक ही बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब जो कहा जा रहा है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एजेंडा शिफ्टिंग का मसला है। ये पार्लियामेंट्री ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश दौरे पर भेजने का पूरा इरादा जो है वो एजेंडा शिफ्टिंग से और के अलावा कुछ नहीं है। अगर यह एजेंडा शिफ्टिंग नहीं होता तो इसमें कोई ना कोई गंभीरता होती, और ऐसे ये चालू टाइप के जो ये बकवास करने वाले जो सांसद हैं, इन लोगों को क्या जगह उसमें देनी चाहिए थी और इस तरह के लोगों पर रोक लगनी चाहिए थी। आपने विपक्ष के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है, तो इससे क्या लगता है कि आपको इससे मतलब नहीं है कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, बल्कि मतलब ये है कि आपको जो अपना मकसद है वो मकसद ये है कि विपक्ष को टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है, और इसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को रखना है, और आपके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको शिफ्ट कराना है। उस माहौल से उससे वहां से फोकस चेंज हो जाए, वहां कोई सवाल नहीं पूछा जाए। जो आज सवाल जो लगातार जो खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस जो सवाल खड़ी कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि इन सवालों पर बात ना हो, ये सवाल शिफ्ट हो जाए, इसलिए इस एजेंडा शिफ्टिंग भी है। तो इसी मैं कह रहा हूं कि ये इसको लार्जर ये कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि प्रोफेसर महमूदाबाद का जो मामला है वो मामला इसी की कड़ी है कि आपको इस एहसास दिलाना है कि तुमको इस देश में बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको इस देश में लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको इस देश में चुपचाप मौन रह करके रहना। यानी कि जो बहुत पहले से जो बात कही जा रही है कि ये इनका मकसद है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर रख दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में खड़े होने वाले, बोलने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को जेल में सरा दिया जाए। और खाली सर्जिल इमाम को के साथ जो हो रहा है, क्या मतलब है उसका? आप एक से एक लफंगों को जीवनदान दे रहे हैं, उनको पैरोल दे रहे हैं, जो बलात्कारी व्यभिचारी लोग हैं, ऐसे लोग। और इस तरह के लिखने पढ़ने वाले लोगों को उसमें क्या लिखा है हम उसको पढ़ करके मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, सब लोगों ने पढ़ा है और जो हमारे दर्शक होंगे सबको जानकारी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है जिसकी वजह से कोई एफआईआर, बल्कि उल्टा पाठ किया है महिला आयोग ने, जो इसको मतलब कि महिलाओं के अपमान से जोड़ा है। अब महिलाओं का तो अपमान है ही नहीं उसमें महिलाओं का अपमान कहाँ है उसमें? वही तो महिलाओं का अपमान तो कहीं है नहीं। कैसे किस तरह से पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा है। वो तो उन दोनों महिलाओं के सम्मान में कही गई बात है, वो कही गई बात है। और जिसने खुलेआम कहा कर्नल ये कुरैशी को कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल। अगर यह बात किसी विपक्ष के नेता के मुंह से, अगर ऐसी ही मिलती जुलती बात किसी मुसलमान की जुबान से निकल गई होती तो उसका घर तो अभी तक जमींदोज हो गया होता। हेमंत भाई, एक ने तो सेना को नतमस्तक करा दिया जिले इलाही के कदमों में। हाँ, एक ने तो सेना को नतमस्तक करा दिया। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय ने जी। उस दोनों एक ही स्टेट के हैं, वहाँ का वो मंत्री है, वहाँ का उप मुख्यमंत्री है। तो दूसरी बात यह है कि मोदी जी का जो पूरे देश में जो लगा हुआ है कटआउट, जिसमें वो एयरफोर्स कॉम्बैट के उसमें पूरे ड्रेस में है, तो क्या उससे क्या लगता है? वो तो राजा बाबू से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे हैं, सिर्फ बस नारा उनका नहीं लटका हुआ है, बाकी तो राजा बाबू टाइप ही लग रहे हैं।
तो आप कुछ भी पहन लीजिए, उससे क्या अंतर पड़ता है? तो ये तो अपने आप अपना मजाक बनाइए और सेना का भी मजाक बनाइए। यही यही ये इससे तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया कीजिए। लोगों को बताइए कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उम्र का भी उसमें ख्याल रखा जाता है कि क्या आपको करना है। तो आप स्पाइडरमैन बन करके और कुछ भी लगे करने के लिए, तो उससे मजा। तो आप इस पूरे प्रकरण में तो हम लोगों ने देखा है कि देश का मजाक बनाया है मीडिया ने। अब बताइए कि ये अर्णब गोस्वामी है, इसने वहाँ तुर्की के इस्तांबुल में जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ इस्तांबुल में अपना दफ्तर खोल रखा है। और इसने बाद में इसमें उसमें एक ये अपना माफीनामा भी लगा दिया बाद में बहुत महीन हर्फों में, कि ताकि जिसको कोई पढ़े भी नहीं, और उसके बाद फिर अपना बात आगे बढ़ गई। तो ऐसे लोगों पर तो एफआईआर हो करके इनको जेल में डालना चाहिए कि ये जो नफरत फैला रहे हैं, ये जो झूठ फैला रहे हैं। और अमित मालवीय जो इनका जो झूठ प्रचारक मंत्री है, वो अभी तक उसके एक्स पर वो टंगा हुआ है, उसका वो आर भारत का फर्जी खबर जी। तो ये बहुत ही, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है जिसको कि आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से काट करके देखने की जरूरत नहीं है। ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का एक हिस्सा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह बिहार के चुनाव तक इन चीजों को जागृत रखने की पूरी कोशिश होगी, जगाए रखने की पूरी कोशिश होगी। अभी तो आकर के गया है एक लुहेरा बाबा यहाँ लफंगा, वो जो बागेश्वर है, वो क्या बोलकर गया है यहाँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पाकिस्तान ये हम तो चीन का ये चार्जर भी खरीदते हैं तो सोच कर खरीदते हैं, और पाकिस्तान तो उससे युद्धक विमान भी जो है ऐसे ही खरीद लेता है। इस लुहेरे को पता नहीं है कि तुम्हारा जो भारत है यह सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ कर रहा है। यहाँ गणेश जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति तक वहीं से बन करके आ रही है। तो ये लुहेरा आता है, हजारों लोगों का मजमा लगाता है, पूरा संघ बीजेपी इसकी पायलटिंग करता है, लोगों से पैसा ठगता है। लोग ये आस्था के नाम पर 100 रुपया 200 रुपया का चंदा, पूरे हम तो उसी जिले के रहने वाले जहाँ ये आया हुआ था लफंगा, ये वहाँ ये जाकर के उसके लोगों ने ठगी की है। और चार्टर्ड प्लेन से आया है, चार्टर्ड प्लेन से गया है। तो ऐसे लोग, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो ये है कि तैयारी करनी है कि माहौल बनाना है नीचे में एकदम ध्रुवीकरण करना है, और ऊपर में अपनी संस्थाओं के जरिए दबाव बनाना है कि बोलना नहीं है, बोलोगे तो ठीक कर दिए जाओगे। जी, मैं विनय ठाकुर के पास आते हैं, हालांकि समय बिल्कुल बहुत ही कम है हमारे पास। विनय, जिस तरह के पोस्ट पे अली खान को टारगेट किया गया, ऐसे तो बहुत सारे उस विचार की अभिव्यक्ति तमाम जो है हिंदू जो लोग हैं या जो हम जैसे कई लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने भी तो उसी चीजों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अली खान जैसे लोग ही क्यों निशाने पर सरकार के हैं? ये एक बहुत स्पष्ट संदेश सरकार ने दिया, या फिर कोई ऐसा वो है जो मतलब अल्पसंख्यकों के पोस्ट और इन सब पे सारी चीजों पे बहुत नजर रख रहा है? क्योंकि ये नहीं है कि अली खान ही एक अकेले हैं वैसा लिखने वाले। क्या लिखा उन्होंने वैसा बता ना कि मेरे अपने दोस्तों में बहुत सारे लोगों ने इस तरह से लिखा है, टिप्पणी में लिखा है, स्टेटस में लिखा है, कई जगह लिखा, हम भी उसी तरह से लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने पहलगाम पे सवाल नहीं किया ही सिक्योरिटी को लेकर। अभी मैं पोस्ट करके आ रही हूँ उनकी कॉम्बैट की तस्वीर वाली जो फोटो है, अपने फेसबुक पे पोस्ट करके आ रही हूँ कि पीएम है मोर्चे पर, बिहार का फ्रंट है, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे लिखा है। तो कहने का मतलब है कि हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक के मुसलमान हैं तो आप पोस्ट करेंगे तो आप जेल के अंदर में होंगे, और आपकी जमानत याचिका पर नसीहत तो होगी, वो अंतरिम जमानत जो है वो हुई है। ये नहीं है कि उनको पूरी तरह से मिला, वो अंतरिम है केवल। आप इस पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि धन्यवाद मनोरमा, समय भी कम है तो मैं 2-3 बातें ही रखना चाहता हूँ। एक तो मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र जो है वो आपसे न्यूनतम जेंटलमैनशिप की अपेक्षा, वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप
भद्र लोगों की तरह व्यवहार करेंगे और कानून को अंदर से नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार है इसकी सहनशीलता बहुत कम है। देखिए पहले भी आप देखिए कि जो कानून अपने पास रहते थे, लेकिन उनका उपयोग जो है सरकारें बहुत सोच समझ करके और अपवाद स्वरूप करती थी। जिसका एक कानून जिसका उदाहरण है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, डिफेमेशन एक्ट है। इसका जो है पहले बहुत स्पार्सली इसका उपयोग होता था, उसमें सजाएं वैसी उसका दुरुपयोग नहीं होता था। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि मैं भी पोस्ट लिख करके आए हूँ और तो अली खान वाले में क्या है, तो अली खान वाले में हम लोग को भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारी, क्योंकि ऐसा कुछ अली खान ने अलग सा नहीं लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो दो बातें अलग कर रही है अली खान जी को, वो एक तो उनकी फैमिली लिनिएज स्ट्रांग है, दूसरी बात ये है कि वो अशोका यूनिवर्सिटी से है और प्रोफेसर है। तो जो उनका आईटी सेल है वो उनको वायरल कराता है और वायरल करा के नोटिस में लाता है, और फिर ये जो उनका जो एजेंडा है, जो उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसका एक पर्पस सॉल्व होता है। लेकिन एक बात जैसे जो हेमंत जी ने कही कि उम्र का ख्याल करना चाहिए, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि हेमंत जी उम्र का जो है सत्ता लिप्सा से कोई रिश्ता नहीं है। वो आदमी के पांव कब्र में भी लटके रहते हैं तो फिर जवान हो जाता है सत्ता पा करके, और वो तमाम तरह की चीजें करता है। और वैसे उदाहरण थोड़ा ये अलग है, कलाम साहब जो थे वो उन्होंने फाइटर जेट में 5G वाला लूप किया था, तो उम्र का कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ ये निगेटिव रूप से जो सत्ताधारी दल है वो प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो उन्होंने ये जो वार सीनरी क्रिएट की है उसका फायदा वो नहीं लेंगे क्या, तो उनको पहनना पड़ेगा। वो अभी फाइटर जेट में वो नहीं बैठे, तो फाइटर जेट में बैठी हुई तस्वीर भी आ सकती है, S-400 चलाते हुए भी आ सकती है, क्योंकि वो उसका पूरा दोहन करेंगे जो इमेजरी है उसका। पर जो बात परेशान करती है, वो परेशान ये करती है कि इसके खिलाफ जो हमला मजबूती से होना चाहिए नागरिक समाज की तरफ से, वो थोड़ा धीमा। जी ठीक है, अब समय तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक सवाल, बस छोटी छोटी सी टिप्पणी आप लोग करेंगे, और अगर कोई टिप्पणी बढ़ाने वाली होगी तो उस पर, लेकिन बहुत छोटी टिप्पणी करेंगे, जल्दी जल्दी हम बातचीत खत्म करेंगे। संजीव श्रीवास्तव सर से बस इस पे लेते कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर उनको नोटिस दिया है, और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कि इसमें जो है मानवाधिकार का हनन हुआ है, किसी व्यक्ति के जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, साथ में जो उनकी गिरफ्तारी हुई और जमानत की पूरी प्रक्रिया और इन सबको नोटिस लेते हुए का उनकी टिप्पणी है कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और रिपोर्ट मांगे। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मतलब स्वतः संज्ञान लिया जाना आप डैमेज कंट्रोल की तरह से देख रहे हैं, या फिर जैसे अब अदालत से ये टिप्पणी आ रही है और मानवाधिकार आयोग की खुद से एंट्री हो रही है, तो ये तमाम दोनों चीजें, दो विरोधाभासी चीजें एक साथ हो रही हैं, जबकि हमारे लिए तो दोनों ही हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, तीनों का चरित्र हम अब इसमें देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सबसे यही इसी पर रहेगा सवाल। देखिए, मैं उसकी जगह आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ। आपने बहुत छोटी सी टिप्पणी कही है कि आपने शुरुआत कोर्ट से की थी, कोर्ट के रवैये से, जो अगर आप ध्यान दें, मध्य प्रदेश के एक जस्टिस जो है, हाई कोर्ट जस्टिस जो थे, तो वो आंध्र प्रदेश उनका जो है गृह राज्य, उनका तबादला हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश में। उन्होंने बड़ी सटायर एक ऐसी बात कही है जिसके बाद बहुत कुछ कहना बचता नहीं है। उनका नाम है जस्टिस दुपाला वेंकट रमना। उन्होंने कहा है कि वो स्वयं कहीं जो आज के जो दौर चल रहे हैं उसी में वो शिकार हुए, उनकी नहीं सुनी गई। उनके जो हायर हैं, खासकर उनका इशारा जो था, उन्होंने कल उनका यहाँ मध्य प्रदेश में जो इंदौर हाई कोर्ट में पोस्टिंग है, इनकी इंदौर हाई कोर्ट पोस्टेड है, वहाँ उनकी विदाई पार्टी हुई है। विदाई पार्टी में उन्होंने यही कहा है
कि उनको जो है तंग करने के लिए आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश भेज दिया गया। और उन्हें कई चीजें कही हैं कि उनकी पत्नी बीमार थी, पत्नी की बीमारी के बाद नहीं सुना गया। तो जो चरित्र है, जो स्थितियां हैं, वो यहाँ बहुत है कि कहाँ किसको जैसा जिसको सूट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रहे हैं। वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पकड़ने का कोई मलाल नहीं है। जो एक एजेंडा सेट है, उस एजेंडा पर पूरे देश में काम हो रहे हैं। और ये जो जिनका आपने नाम लिया है, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का हाल क्या है, वो जो आपने शायद अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि जहां उन्हें कार्रवाई करना चाहिए वहां नहीं जाते हैं, वो आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। वो बाकी जहां जो सूट कर रहा है या जो आपको अपने नंबर्स बढ़ाना है, वहां सारा कुछ हो रहा है। यही कहूंगा जी। इरफान जी, मानवाधिकार आयोग की एंट्री आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तब जबकि हम दो और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो है कैरेक्टर, क्योंकि उनके ये नहीं है कि मतलब उनका फंक्शनिंग में देखिए कोई केस हुआ, मुकदमा हुआ, सबूत है, इसके आधार पे होता, लेकिन जो टिप्पणियां दोनों तरफ से आई हैं वो जो है बहुत खटकने वाली है। और जाहिर है इसमें भूमिका मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट की है उसी के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया। तो महत्वपूर्ण है कि इस बात पे बात जिन लोगों ने भी की है और जो लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सारी संस्थान है, मानवाधिकार से लेके तमाम महिला आयोग और ये सारे चीजें, हम उनके बड़ा टिप्पणी को मैं देख रहा हूँ, मैं उनको सुन भी रहा हूँ। महिला आयोग की जो नेता है या वहाँ मेंबर जो है, उनकी भी बात सुन रहा हूँ। प्रियंका कानून वो है, वो बाल अधिकार और मानवाधिकार के संरक्षक। तो जैसा गोश्त वैसे ही सिरुआ, हम लोग के गांव में लोग कहते हैं। तो जैसा गोश्त है वैसे ही सिरुआ उसका होता है, झोर, समझते, झोर। तो उसी तरह का झोर होगा। तो बुढ़ा खस्सी, हाँ, बुढ़ा खस्सी होगा तो उसका झोरवा भी महकबे ना करेगा, गमकबे ना करेगा। तो जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा विषयांतर करें कि हम लोग रस्सा भी कहते हैं ग्रेवी को ना, तो बहुत सारे लोग हो जाते थे कि रस्सा क्यों कहते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं बिना खुशबू के, यानी कि उसको क्या कहा जाए, संविधानिक पद है, लेकिन वो अपने से फैसला ना ले सकते, ना हंस सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं। वो सब लेता है आरएसएस। तो जब वो फैसला लेता है तब ये बोलते हैं। तो इनका खुशबू कितना निकलेगा। और इनके संविधानिक जगह पर जो बनाए हुए हैं इनके चट्टे बट्टे, तो वो क्या रक्षा कर सकेंगे। वो तो अपना बेचारे रक्षा करें। देखिए, संघ के तमाम नेता और बीजेपी के तमाम नेता के ड्राइवर आप देखिएगा तो सब मुसलमान मिलेगा। उनके यहाँ आदेश पाल सब मुसलमान मिलेगा। एकदम आप बोलिएगा तो हम लिस्ट आपको दे सकते हैं। उनके दोस्त लोग भी बहुत मुसलमान मिलेगा, बड़े नमस्ते नमस्ते करके मुसलमान को इज्जत। लेकिन उनका कहना है तो हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, घर चलाने का अधिकार मेरा है। आप टायर उर बनाइए, भूर ये कीजिए, मजदूरी कीजिए, घर उर पोछिए और रहिए। हेमंत दा ने ठीक कहा है, बहुत अच्छा बात कहा है। इसी दिशा में पूरे भारत को ले जा रहे हैं लोग। आप बोलिए नहीं, हमें हस्तक्षेप नहीं कीजिए, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाइए, खाइए पीजिए रहिए। यानी कि जैसा नेपाल था, नेपाल का राजा, उसमें जैसे मुसलमान लोग थे, वो दोहरी राजनीति, इसी को दोहरा नागरिकता कहते हैं। वो दोहरा नागरिकता की ओर भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मुसलमानों को बढ़ा चुकी है। चलिए, आप इसको समझते रहिए। चलिए विनय जी। वही इरफान जी ने बात कही थी कि देखिए, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उतनी ही मजबूत है जितना उसको चलाने वाले लोग हैं। तो जब संवैधानिक संस्थाओं को आप राजनीतिक पुनर्वास केंद्र बना देंगे तो वहां उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धी जो है वो निष्ठा साबित करने की प्रतिस्पर्धा होती है। फिर वो कानूनों की वैसी ही व्याख्या करते हैं जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है। फिर देखिए, कानून और न्याय जो है वो यांत्रिक नहीं होता है ना। वो जो जैसे स्ट्राइक में बोलते हैं ना कि वर्क टू रूल जो है वो स्ट्राइक का एक फॉर्म होता है।
तो वैसे ही जो आप टेक्निकल आधार पर अगर आप निर्णय करना शुरू कर देंगे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, तो न्याय नहीं होगा। न्याय करने के लिए जो उस पद पे बैठा हुआ, देखिए लॉ में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के आप पक्के हैं कि नहीं है, न्याय के पीछे जो 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 दर्शन है, वो दर्शन क्या है, वो दर्शन की शर्तें आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो निश्चित करता है कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जमशेदपुर में एक बार आग लग गई थी टिस्को प्रीमाइसेस में 3 मार्च में, और वो पूरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मामला था, उसमें केस होना चाहिए था कंपनी के ऊपर, लेकिन केस नहीं हुआ। उसमें सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड दिया गया कि 7 दिन के अंदर केस फाइल करना था, आपने 7 दिन के अंदर नहीं किया तो ये केस खारिज किया जाता, जबकि उसमें 50 से ज्यादा लोग मरे थे। अंदर खाने क्या क्या थी कि वो डील हो गई थी कि कितनी नौकरियां जो है जज साहब के लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि आप न्याय करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन करना है नहीं न्याय, इंटेंट का प्रॉब्लम है। संजीव जी थे हमारे शुरुआत से, लेकिन वो बीच से चले गए और उसका दोबारा नहीं लौटे हैं, तो इतनी देर डिबेट में रहने के बावजूद हमें उनकी कोई टिप्पणी नहीं मिली है। साकिब आपके पास आते हैं और आखिरी टिप्पणी के तौर पर अगर संजीव जी लौटते हैं तो अच्छी बात होगी, उनकी भी एक टिप्पणी ले लेंगे हम, लेकिन अगर नहीं तो साकिब आपकी ही टिप्पणी आखिरी रखेंगे। और ये आपको कैसे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप है वो क्या किसी सकारात्मक उसमें कोई सकारात्मकता दिख रही है आपको? एक हस्तक्षेप दिख रहा है? डैमेज कंट्रोल जी विनय सर कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये डैमेज कंट्रोल का भी हो सकता है, रियल टाइम चेक में उनको लग रहा होगा कि ये मामला, क्योंकि अब ये मामला देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है, ये सिर्फ सोनीपत का मामला बचा नहीं रह गया, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा चुका है मामला, और अभी इनका डेलीगेशन जाना है, ये जाकर के अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। अब इसमें जो भी लोग जाएं तो इनको थोड़ा सा केस सेविंग करना है, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल का भी मामला हो सकता है कि उनकी तरफ ये अशोका यूनिवर्सिटी के ब्रांड का भी मामला है, तो अशोका यूनिवर्सिटी भी इसके पीछे पूरी तरह से लगी होगी, और वो जो ऐसी यूनिवर्सिटियां जो है वो खाली हाथ नहीं होती, सत्ता के दोनों तरफ उनके हाथ होते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मुझे सुखद आश्चर्य लगा कि उनके साथी फैकल्टी उनके साथ हैं मैक्सिमम इस मसले पर। और देखिए ये इतना डिले मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया है। मानवाधिकार आयोग को तो तभी हस्तक्षेप कर देना चाहिए था जब मोहतरमा रेणु भाटिया उनसे मिलने वहां सोनीपत यूनिवर्सिटी पहुंच गई, अशोका यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। ये वो मोहतरमा है जो सोनीपत तो चली जाती हैं, लेकिन वहां सोनीपत से 35 किलोमीटर दूर करनाल जाने में इनका जो है इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जब हिमांशी नरवाल को इनके जो गुंडे लपाड़े हैं ये ट्रोल करते हैं इस बच्ची को, और सूटकेस में मार करते हैं, है ना? नहीं, और ऐसे नहीं, अभी सूटकेस में बांध के वाले ये वो बच्ची जो अब एक दूसरे ट्रॉमा से गुजर रही है, उसको किस तरह से ये लोग ट्रोल करते हैं, इनकी जो ट्रोल आर्मी है। तो वहां ये मोहतरमा रेणु भाटिया को कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ असंवैधानिक नहीं दिखाई देता है, इनका देश प्रेम नहीं उमड़ता है और इनका महिला सम्मान नहीं उमड़ता है। विक्रम मिश्री की बच्चियों को धमकी दी जाती है वहां। मैं हिमांशी नरवाल के साथ साकिब मैंने उस मामले का भी जिक्र किया, हरियाणा की कांग्रेस की से संबंधित लड़की थी, उसकी जो लाश मिली होती है उस पर भी एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत सारे मामले, अभी हरियाणा की बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस पर ये कहाँ थी, उस पर ये कहाँ बोली एक शब्द? अगर इनका कोई ट्वीट है रेणु भाटिया जी का तो दिखाना चाहिए उनको। और कमाल ये है कि जब मीडिया, एक तो मुझे वो गोदी मीडिया वाली वो लड़की, मैं सलाम करता हूँ उस लड़की को कि उसकी अंदर इतनी हिम्मत है। मुझे लगता है पता नहीं शायद महीना 2 महीने बाद उसको नौकरी से भी निकाल देंगे, जिसने इनको लपेटा कि भाई आप जो है बता तो दीजिए 2 लाइन की जहां पर उसने जो है नारी सम्मान के खिलाफ कोई बात कही है, महिला डिग्निटी के खिलाफ कोई बात कही है, तो ये बता ही नहीं पाई ये बता नहीं पाई। वो इंडिया टुडे ग्रुप का जो चैनल था उसकी जो एंकर थी, जो वो लड़की पूछ रही थी कि आप मुझे वो स्टेटमेंट कोट कर दीजिए मैडम, 6 बार 8 बार उसने पूछा कि आप वो स्टेटमेंट कोट कर दीजिए जहां पर आपको आपत्ति है और आपको लग रहा है कि ये जो है महिला के सम्मान के खिलाफ है। तो ये बगले झांकने लगी, इनको जवाब नहीं सूझ रहा था। तो बहरहाल ये एक देखिए, और चूंकि देखिए अभी पहलगाम के मुद्दे पर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने
एक तो पहलगाम के मुद्दे पर सैकड़ों सवाल खड़े हो गए थे, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद विदेश मंत्री का बयान आ गया कि हमने उनको पहले बोल दिया था। ट्रंप की एंट्री हो गई, ट्रंप जो है वो जाकर के एप्पल के सीईओ को कह रहा है कि तुम वहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो। तो इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो 56 इंची छाती की फजीहत हो रही थी, उस फजीहत को दरअसल मुसलमान बड़ा चारा वो है, मतलब इनके लिए बड़ा कारगर चारा है कि सारी की सारी तोप का रुख जो है उधर कर दो, तो जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी जो सामूहिक चेतना है उसको संतुष्टि मिल जाएगी कि अच्छा अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में सरकार फिर से वापस आ गई है। तो दरअसल ये असल में एक ये भी है। प्रोफेसर अली खान में जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इसी नोट पर अब इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं और कल फिर हम मिलते हैं किसी और मसले पर। तब तक के लिए नमस्कार।